बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों, डॉक्टर शबी चौधरी की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड आफ्टरनून फ्रॉम लंदन। जनाब, आज मैं प्रोग्राम करना चाहता हूँ इमरान खान की जो हुकूमत है इसकी कारकर्दगी, ख़ासतौर पर जो है ना, जो आमतौर पर लोग कहते हैं कि करप्शन जो है वो बड़ी है, कम नहीं हुई, और इसका मेन जो नारा था वो ये था कि करप्शन को ख़त्म करना है। और ये भी कहते थे इमरान खान साहब कि 14 अरब जो है डेली करप्शन हो रही है। तो मैं अपने मेहमानों से, आज मेरे पास जो ना दो मेहमान हैं और इनकी टीम को पसंद किया जा रहा है, लोग कहते हैं, तो इसलिए मैंने कोशिश की है कि ये टीम वर्क जारी रहे। तो जनाब, मेरे पहले मेहमान हैं अब्बास भट्ट साहब, जो कि कश्मीर नेशनल पार्टी के चेयरमैन हैं, कई बार यहाँ तशरीफ ला चुके हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज भी वो आपको मायूस नहीं करेंगे। अब्बास भट्ट साहब, वेलकम टू माई शो। थैंक यू डॉक्टर साहब। मेरे दूसरे मेहमान हैं जनाब प्रोफेसर एजाज प्राचा साहब, जो कि पहले भी कई बार तशरीफ ला चुके हैं और इनका तलक KPK से है, एक पाकिस्तानी हैं और फ्रेंड्स ऑफ जम्मू कश्मीर के वो सदर हैं। इसके अलावा क्या कहते हैं, साउथ एशिया वॉच लंदन के कन्वीनर हैं और एक एनालिस्ट हैं। प्रोफेसर एजाज प्राचा साहब, वेलकम टू माई शो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। क्योंकि प्रोग्राम ऑलरेडी हमने थोड़ा सा लेट शुरू किया, इसलिए मैं मजीद कुछ भी नहीं कहूँगा। मैं सिर्फ ये जानना चाहूँगा, खास तौर पर अब्बास भट्ट से शुरू करना चाहता हूँ मैं। भट्ट साहब, भी अक्सर लोग कहते हैं कि इमरान खान की जो क़यादत में जो हुकूमत चल रही है तो ये काफ़ी करप्ट है और काफ़ी इनके खिलाफ एलिगेशंस हैं, स्कैंडल्स हैं वगैरह वगैरह। लेकिन दूसरी तरफ जो उनके कहा जाए ब्लाइंड फॉलोअर्स कहा जाए या फॉलोअर्स कहा जाए, वो तो कहते हैं जी सब कुछ ठीक है और हर चीज़ जो है ना प्लान के मुताबिक हो रही है और इमरान खान सादिकुर अमीन है और बड़ा ईमानदार आदमी है। तो आप इस बारे में क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, क्योंकि वक्त काफ़ी 9-10 मिनट वैसे गुजर गए। मेरे ख्याल में मैं बाकी तमीद नहीं बांधूंगा, डायरेक्ट बात आता हूँ। जनाब, इमरान खान साहब का जो मंशूर था ना, वो 90 दिन के अंदर करप्शन को ख़त्म करने का। ठीक। पाकिस्तान की तारीख में दो लोगों ने 90 दिन का वादा किया था। एक 90 दिन का ज़ियाउल हक ने किया था, अच्छा। जनरल ज़ियाउल हक साहब, और दूसरा 90 दिन की करप्शन खत्म करने के बाद इमरान खान ने किया। ये भी बता दें, उन्होंने 10 दिन को क्या कहा था कि 90 दिन में मैं क्या करूंगा, इलेक्शन कराऊंगा। हाँ, वो इलेक्शन वाले इलेक्शन कराऊंगा, वो माशाल्लाह 90 दिन को 11 साल तकरीबन उन्होंने गुजार दिए। अच्छा, ठीक। तो 11 साल के बाद भी अल्लाह ताला ने पाकिस्तान की उनसे जान छड़े, उन्होंने फिर भी नहीं छोड़ा था खुद। ठीक। अल्लाह ताला ने दुनिया पे पूरे पाकिस्तान में उनके टुकड़े टुकड़े करके बचा दिए कि ये लो भाई, ये जो वादा खिलाफ लोग होते हैं उनका यही असर होता है। ठीक। अब इमरान खान साहब का 90 दिन वाला तो खैर उन्होंने खुद ही एज यूजल यू टर्न पहले ही ले लिया है। भाई 90 दिन में तो कुछ नहीं होता, अब 2-2.5 साल उस पर भी नहीं होता, बल्कि आप उनकी नजरें कि भाई अगला इलेक्शन में भी मुझे 5 साल मजीद दिए जाएं तो देखो फिर मैं कुछ करके दिखाता हूँ। यू टर्न क्या होता है भट्ट साहब? नहीं, एक तो सड़क पर यू जाते टर्न हैं। सर वैसे बड़े सॉफ्ट वर्ड है इस्तेमाल करना, उसका जो कहते हैं कोई झूठ बोलना, अच्छा, मुकर आपने जाना। जो वादे किए जाए वादों से इनाराफ करना, उसको यू टर्न कहते हैं। अच्छा। लेकिन चूंकि इमरान खान साहब खूबसूरत नौजवान है अच्छा। और उनके नाम के जो साथ जब यू टर्न लगता है तो लोग समझते हैं शायद कोई बहुत खूबसूरत सी अब आप बातें कर रहे हैं। अब मुझे ये बताएं कि उनकी खूबसूरती को देखूं या कौन की मैं देखूं बदहाली पे। ये नहीं, मतलब दूसरे लफ्ज़ों में ये है कि जो आदमी झूठ बोले, झूठा आदमी हो और वो अपनी बात से मुकर जाए, बजाय इसके कि उसको मुकर ये कहा जाए कि झूठा है या मुकर जाता है। झूठा कहना चाहिए ना, काबिल कि एतमाद यू आदमी टर्न का नहीं है, लफ्ज इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए। काबिल बिल्कुल। एतमाद आदमी नहीं है, मुकर जाने वाला झूठा है, तो उसकी बजाय वो यू टर्न यूज कर लेते हैं। आप ये कहना चाहते हैं? पर उनकी यू टर्न के अलावा, झूठ के अलावा, करप्शन के अलावा भी अगर उनका आप चीजें काउंट करें ना, जी। जो पिछले 2.5-3 सालों में उन्होंने की, सबसे बड़ी बात तो है उन्होंने उस पूरे मुल्क का माशरा तक तबाह करके रख दिया। वो किस तरह? भाई देखिए, ना वहाँ औरत की इज्जत महफूज है इस वक्त, यानी जब मुल्क का एक प्राइम मिनिस्टर, मौजूदा प्राइम मिनिस्टर, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का पढ़ा लिखा प्राइम मिनिस्टर, अपने सबका जो वजीर आजम गुजरे, तो मुल्क का 3 बार वजीर आजम रहा है, उसे चोर, डाकू, बदमाश और ऐसे ऐसे गंदे अल्फाज से इस्तेमाल कर रहे हैं को सुनने वाले को भी शर्म महसूस होती है। भाई अगर उन्होंने कोई गलत काम किया है, उन्होंने करप्शन की है, तो उसके करप्शन की बात करें आप। किसी को बदतमीजी से बुलाने के लिए इस पूरा माशरा है। अब उनका स्टैंडर्ड क्या है PTI का इस वक्त, यानी जो आदमी सबसे ऊंची आवाज में सबसे ज्यादा बदतमीजी से बात कर सकता है वो उनका फेवरेट होता है।
और जो शरीफ आदमी को एक आध आ भी जाता पीटीआई में, वो दूसरे दिन भाग जाता कि यार ये कौन सी जमात में मैं शामिल हो गया, मैं तो लंबे झूठ बोल नहीं सकता। लेकिन अगर अब आते थे करप्शन पर, करप्शन की डॉक्टर साहब, जहाँ तक करप्शन, सवाल करने की इजाजत दें, अगर भाई अगर जी मतलब करप्शन का होता है इनका, तो जो गुजरात के चौधरी हैं उनको भी कहता था कि सबसे बड़े डॉक्यूमेंट चोर हैं, आज उसके साथ बैठा हुआ है, दूसरे सर लोगों उसको को भी जो उसने कहता था। ये दाखिला अपना बनाया सीधा टली, हम्म, सारी इमादत के साथ मैं टलियों को वैसे अक्सर अपने जबान में कहते रहे, तो मैंने कह दिया शेख रशीद साहब, हम्म, उसको कहता था मैं उसको अपना चपरासी भी ना रखूं। वो तो लाइव वीडियो कितनी बार चल चुकी है ना। हम्म, वो चपरासी के बजाय जो मुल्क का सबसे अहम ओहदा है वो उसके हवाले कर दिया गया कि वो मुल्क का इस वक्त इंटरनल मिनिस्टर है। हम्म, इसलिए ये जो यू टर्न उनके झूठ है ना, ये खुदा की पनाह है इनसे। मैं जो छोटी सी मिसाल देना चाहता था करप्शन की, आपने भी सुनो कि जनवरी में वो रिपोर्ट आई थी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल वालों की, जी जी, जिसमें उन्होंने पिछले सालों के रिकॉर्ड तो जाहिर है मौजूद है ना, उन्होंने इस साल का और पिछले साल का दिखाया है उसमें कि जब नवाज शरीफ की हुकूमत मिली थी तो उसको 126 दर्जे पर, यानी वो क्या करते हैं, वो कोई पाकिस्तान का दायरा नहीं, या कोई इंडिया का दायरा नहीं, या कोई इसराइल का दायरा नहीं है जो इनके खिलाफ लेकेगा। वो 180 मुल्कों के सैंपल लेते हैं, उनमें से मुख्तलिफ चीजों के नंबर देते हैं कि मैं किस किस चीज पर कहाँ कहाँ जो है ना, किस किस नंबर पर लोग मुल्क जो हैं वो करप्शन में मुब्तला हैं इस वक्त। तो पाकिस्तान का जब जिन्होंने टेक ओवर किया था, मेरे ख्याल में उसमें 116 117 नंबर पर थे जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी। और जब 18 में 19 में ये 19 में के एंड तक जब ये जिसको कहते हैं ना, क्या नाम कहते हैं जी, सादुक अमीन, जब सादुक अमीन साहब ने एक पूरा साल गुजारा तो उसका नंबर आ गया था 120। अच्छा ठीक, एक साल और गुजरा तो उनका नंबर आ गया 124। यानी अच्छा उन्होंने करप्शन में 7 मेडल लिए 2 साल में। अच्छा अच्छा, और अगर इनको 5 साल और दे दिए जाएं तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि इंशाल्लाह पाकिस्तान करप्शन में नंबर 1 पर होगा, इतने मेडल ये जीत लेंगे। तो एक वर्ल्ड कप जीता इन्होंने, तो 7 ये आप कह रहे हैं कि मेडल मिल गए हाँ करप्शन। बिल्कुल बिल्कुल हकीकत है सर। वैसे डॉक्टर साहब को वर्ल्ड कप ही कहता हूँ। पता नहीं इसको क्यों लोग कह रहे वर्ल्ड कप इसने कहाँ जीता है। भाई उस वक्त पाकिस्तान की टॉप क्लास टीम थी, हम्म, मतलब है वकार यूनुस जैसे और दूसरे बेहतरीन बॉलर उसमें शामिल थे, मियादाद और इंजमाम अल जैसे बेहतरीन बैट्समैन उसमें शामिल थे। तो अगर उन्होंने जीत लिया कप तो ये इसके खाते में किस लिए हम डाल रहे हैं। वो 11 आदमी खेलते हैं, 11 आदमी, एक आदमी अकेला कप नहीं जीत के आ सकता। वो खुदा के लिए अगर चलो इसके खाते में डाल भी दें यार, ये लेकिन एक कप, एक वर्ल्ड कप जीतने से पाकिस्तान के अवाम की भूख खत्म नहीं होगी, सही, अलाज मालजे खत्म नहीं होंगे, अस्पताल जो है उनकी जरूरत है वहां पे, तालीम के लिए चीजों की जरूरत है वहां पे, इन फंडिंग की जरूरत है कि भाई वर्ल्ड कप को क्या करेंगे, चुपेंगे हम बैठ के उसको। हम्म। अच्छा जरा मैं ये प्राचा साहब से बात करना चाहता हूँ। प्राचा साहब, आपने भट्ट साहब की बातें सुनी और वैसे भी सवाल आपने सुन लिया था, तो आप इस बारे में एज ए पाकिस्तानी सिटीजन, एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट, आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। अगर करप्शन के हवाले से जो आपने बात की, तो मैं आपको एक बात बताऊं कि करप्शन को रोकने में इमरान खान की हुकूमत न सिर्फ बुरी तरह से नाकाम हो चुकी है और बेबस नजर आ रही है, बल्कि ये कहना चाहिए कि करप्शन के खात्मे की एक नुकाती एजेंडे के जरिए तब्दीली लाने वाली पीटीआई की हुकूमत और लीडरशिप खुद करप्शन में बुरी तरह मुलविस दिखाई देती है। अच्छा, खुद मुलवस है? मैं आपको अगर चीनी के स्कैंडल की बात करूं, अगर मैं आपको आटा स्कैंडल की बात करूं, अगर मैं आपको पेट्रोल स्कैंडल, मालम जबा, बीआरटी, फॉरेन फंडिंग और मेडिसिन स्कैंडल और बिलियन ट्री सुनामी स्कैंडल, ब्रॉडशीट स्कैंडल, तो एक से एक बढ़ के मेगा स्कैंडल पीटीआई के रिकॉर्ड पर है, तो ये आप कह रहे जिसके हैं, गवाह खुद पीटीआई के अपने लीडर आप हैं। ये कहते हैं कि जितने स्कैंडल आपने गिने, चीनी, गंदम वगैरह वगैरह, बिजली के दूसरे सब जगहों में, आप कहते हैं कि पीटीआई गवर्नमेंट का हाथ है? मैं आपको अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा हूँ, ये आप कह रहे होंगे, लेकिन मैं आपको उनके अपने लीडर की मैं कह रहा हूँ कि एक से एक बढ़ के मेगा करप्शन स्कैंडल पीटीआई के रिकॉर्ड पे है, जिसके गवाह खुद पीटीआई के अपने लीडर हैं। ठीक, मसलन पीटीआई की के खुफिया बैंक अकाउंट्स और इनमें गैर मुल्की यानी फॉरेन फंडिंग का केस खुद पीटीआई के मतलब है कि फाउंडिंग लीडर जो अकबर एस बाबर साहब हैं, वो पीटीआई के खिलाफ अदालत में लेकर गए। घर का भेदी लंका ढाए, तो इससे बड़ा तो कोई सबूत नहीं हो सकता। तो अगर दूसरी बात, पीटीआई की हुकूमत, एक इसी इशू को ले लेते हैं, जो फॉरेन फंडिंग केस है,
तो जो पीटीआई के आप लोगों की बात करें, वो कहते हैं जी हमने तो सारे सबूत या सारे कौंस दे दिए हैं, जो मुखालफीन है कुछ और कहते हैं, तो आप क्या कहते हैं इस बारे में? देखिए डॉक्टर साहब, जो बात है दरअसल वो ये है कि मैं आपको उस तरफ नहीं लेकर जाऊंगा। मैं आपको वन बाय वन पहले इनके जो आपने बात की ना, क्योंकि वो तो बात गोया कि मैंने जैसे इल्जाम लगा दियो, तो मैं चाहता हूं कि पहले आपको एक नजर इनका जायजा दिखाऊं करप्शन का, फिर उसके बाद आप बात करें इसके ऊपर। तो पीटीआई हुकूमत की चीनी चोरी की जो स्कैंडल की सरकारी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है, उसमें पीटीआई के बड़े बड़े लीडरों और वजीरों के नाम शामिल हैं, और जिस पर वजीर आजम का ये कहना कि इन्हें एक तरह का अफसोस है, मतलब ये नहीं जब उनके बहुत करीबी दोस्त जहांगीर खान का नाम शामिल क्या कहते हैं उसको, जहांगीर तरीन का नाम शामिल हुआ, तो उन्होंने कहा कि इन्हें इस पर अफसोस है। वो एक तरह से वो इकरार कर रहे हैं इस स्कैंडल में हुकूमत के मुलविस होने का। अच्छा उसको छोड़ दे, जिंदगी बचाने वाली अद्वियात का स्कैंडल देखें। वो स्कैंडल उसका सामने आया जब दुनिया को कोरोना जैसी वबा का सामना है, और पीटीआई के वजीर सेहत पर करोड़ों अरबों रुपए खुर्द बुर्द करके अद्वियात की कीमतों में 4 गुना इजाफा करने का इल्जाम था, जिसके बाद वो रिजाइन दे गए। तो ये भी गोया एक एविडेंस है जो मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। अभी चंद हफ्ते पहले एक वीडियो मंजर आम पर आई कि पीटीआई के असेंबली में बरान की खरीद फरोख्त हो रही है, जिसमें देखी जा सकती है, आप देखिए। अच्छा, ये तो किसने किया, यानी किस जगह पर हुआ था, मसलन किसके घर पर? मैं आपको बताने लगा हूँ ये बिल्कुल। तो अगर आप गौर से देखें ना डॉक्टर साहब, तो ये वही पीटीआई के मेंबरान ही है, मतलब जो पीटीआई के अपने लोग हैं, वो पीटीआई के असेंबली मेंबर्स को रिश्वत दे रहे हैं, यानी रिश्वत देने वाले पीटीआई वाले, रिश्वत लेने वाले पीटीआई वाले, और जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है वो पीटीआई वाला। जिस जगह वो रिश्वत दी जा रही है, वो जगह पीटीआई के असेंबली स्पीकर असेंबली और एमएनएम इसकी। तो आप सोचें कि इसमें तो उसमें भी इमरान खान का उसके जवाब में क्या कहना था, आप जरा सुने डॉक्टर साहब। बट साहब आपको भी ताज्जुब होगा, वो कहते हैं जी ये भी करप्शन जो है तो पिछली हुकूमतों की छोड़ी हुई है। अच्छा। आपको ऐसे ऐसे लतीफे सुनाई नहीं, देंगे नहीं, आप उनका ट्वीट रिकॉर्ड पे है। ये करोड़ों को ट्रांसैक्शन हो गया, इसका मकसद क्या था? जाहिर बात है वो सेनेट के जो इलेक्शन होने हैं, हुए भी थे और होने भी हैं, और उसके लिए वो खरीदो फरोख्त हो रही थी। और डॉक्टर साहब एक बड़ी अजीब सी बात है, मैं इस सिलसिले में एक बात करना चाहता हूँ। आप लोग और बहुत से लोग उसको कहते हैं हॉर्स ट्रेडिंग। तो देखिए घोड़ा तो एक जबरदस्त जानवर है। आप देखिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक मोटर्स होती हैं, इलेक्ट्रिक पावर मशीन होती हैं, उसके ऊपर हॉर्स पावर लिखा होता है। तो घोड़ा तो एक जबरदस्त जानवर है, और इसको किसी और वफादार जानवर से आप जोड़ सकते हैं। तो ये उस किस्म की खरीद फरोख्त होती है। किस वो भी तरह तो की? वफादार जानवर है ना। बता दे किस तरह की। वो इमरान खान उनके साथ खेलते नहीं थे, वो भी कोई बुरा जानवर तो नहीं है ना। कौन? हमारे मार्शल में उसको बुरा समझा, लेकिन बुरा नहीं इसलिए नहीं समझना चाहिए कि आप देखिए आपके इमरान खान उसके साथ फोटो खींचते हैं, किसके आपके साथ? जिन्ना कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब फोटो खींचते दिखाई देते हैं आपको। किसके साथ? उन्हीं जानवरों के साथ जिनकी ट्रेड की बात हो रही है, कि इसको वो नाम देना चाहिए, इसको हॉर्स ट्रेडिंग का नाम नहीं देना चाहिए। चले भारत, उससे भी बेहतर है पिग ट्रेडिंग का नाम दे दें तो ज्यादा मौजूद रहेगा, बजाय आप जो इशारे कर रहे हैं ना। देखिए जो लोग अपने जमीर की खरीद फरोख्त करते हैं, डॉक्टर प्राची साहब साहब कह इसका रहे थे इम्पैक्ट ना, क्या होता है। दो चीजें आ रही हैं, कहते हैं कि दो चीजें नजर आ रही हैं। ये कहते हैं कि फोटो थे जिन्ना साहब के भी और इसके भी, इमरान खान की भी। तो वो तो मेरे ज़हन में तो ये बात आती है कि कुत्ते के साथ फोटो हैं जिन्ना साहब के भी, और इसका भी कुत्ता है शेरू, जो गवर्नमेंट मुशर्रफ, जनरल मुशर्रफ ने दिया था उनको, उसके साथ फोटो अभी पिछले दिनों बनाए थे उन्होंने। अब ये उसका इशारा कर रहे हैं। तस्वीर में कोई दो कुत्ते तो नजर आ रहे थे भारत। अच्छा उसको छोड़ दें, अभी कल की बात है, करप्शन की बात हो रही है ना, कि पीटीआई के करप्शन। देखिए इसमें आप देखें, आपको नून लीग का, पीपल्स पार्टी का, जेयूआई का कोई बंदा मुलविस नजर नहीं आएगा। ये जो मिसालें मैंने दी और दे रहा हूँ, इसमें सारे पीटीआई वाले भी इन्वॉल्व हैं। अभी कल की बात है कि पीटीआई के मरकजी लीडर और सूबा सिंध के एक साबिक वजीर आला लियाकत जतोई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीटीआई पर इल्जाम लगाया कि पीटीआई ने सैफुल्लाह अबड़ू को ईवान बाला सेनेट का टिकट जो है 35 करोड़ में फरोख्त किया। अच्छा, एक टिकट 35 करोड़ में? 35 करोड़ में, आप सोचे ना। देखें जतोई साहब जो है, लियाकत जतोई, ये पीटीआई के हैं, सिंध के लीडर हैं पीटीआई के, और सैफुल्लाह अबड़ू पीटीआई का है, उसको सेनेट का टिकट दिया, किसने दिया? पीटीआई ने दिया। 35 करोड़ दिए, किसने दिए? पीटीआई के लीडर सैफुल्लाह अबड़ू ने पे किए पीटीआई को, तंजीम को। प्रचित और इल्जाम कौन लगा रहा है? इल्जाम नवाज शरीफ या क्या कहते हैं जरदारी नहीं, मरियम नवाज या जरदारी नहीं लगा रहा ना? कोई नहीं लगा रहा।
नवाज शरीफ का कोई ऐसा बंदा नहीं लगा, अपोजिशन का कोई बंदा नहीं लगा रहा, खुद पीटीआई वाले लगा रहे हैं। लियाकत साहब जो है वही तो नहीं है जो खट्टक साहब के भाई हैं, वजीर खारजा, वजीर दाखिला, सॉरी वजीर दिफा के भाई हैं, यही बात कर रहे हैं ना? नहीं, ये दूसरे, ये लियाकत जतोई सिंध के जो हैं, लियाकत जतोई सिंध के वजीर आला रह चुके हैं, साबिक वजीर आला हैं। अच्छा अच्छा। अभी कल उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा ओपनली उन्होंने इल्जाम लगाया इस बात पर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। अब आप सोचे ना कि ये तो पीटीआई के अंदर ही अपनी खींचातानी, वो आपने एक टर्म सुनी होगी, ये खेल है अफगानिस्तान में खेला जाता है जिसको कहते हैं बुज कशी। उसमें ये होता है कि एक बकरी को जिबा करके फेंक देते हैं और लोग घोड़ों पे सवार हो जाते हैं, वो खींचातानी में खींचते एक दूसरे से बकरी। तो ये किस्म का पोलो किस्म का खेल होता है, तो इसको बुजकशी। तो ये तो हुकूमत से और लूट मार से इन्होंने कुछ इस किस्म का, बल्कि आवाम से इन्होंने कुछ इस किस्म का खेल बना दिया है जिसमें करप्शन की लूट मार। करप्शन में ये काफी मुलव्वस हैं, इनके लीडरशिप जो है पीटीआई की गवर्नमेंट जो है, बजाय इसके कि सफाई करने के ये खुद जो है करप्शन में मुलव्वस हैं। अभी बिल्कुल, अभी आप देखें ना, सेनेट के मेंबरान की खरीद फरोख्त जारी है, इस दौरान जी जहांगीर तरीन आ जाते हैं, और जहांगीर तरीन कौन है? वही फाइनेंसर है पीटीआई के, और वो आ जाते हैं। और जो है तो हफीज शेख जो कि पीटीआई के वजीर खारजा हैं, वो उन्हीं जहांगीर खान को रिक्वेस्ट करते हैं, वजीर खजाना, आप मेरी कैंपेन, सॉरी हाँ वजीर खजाना, तो वो रिक्वेस्ट करते हैं उनको कि आप मेरी कैंपेन, मेरे लिए कैंपेन करें सेनेट की सीट के लिए। तो आप मुझे बताएं, क्या यही इमरान खान नहीं थे पीटीआई के लीडर जिन्होंने कहा था कि जहांगीर खान का नाम चीनी स्कैंडल में आने पे उन्हें शर्मिंदगी है और अफसोस है? तो अब उसी जहांगीर खान की मदद तलब की जा रही है, तो अब इनकी करप्शन और शफाफियत कहाँ गई? अच्छा और पहले ये सोचे कि वो चीनी स्कैंडल का क्या बना, क्या बना। अच्छा, लोगों के जेबों से अरबों रुपए निकाले गए। डॉक्टर साहब, मैं थोड़ी सी हाईलाइट करूं आपको, चीनी का स्कैंडल ये हुआ क्या था? हुआ ये था कि एक प्लानिंग के तहत एक बाकायदा एक स्कैम था जो कि अवाम के खिलाफ चला गया। वो ये था कि चीनी पड़ी थी और शो की गई कि हमारे पास सरप्लस है, एक्स्ट्रा है, एक्सेस है, और इसको एक्सपोर्ट करना चाहिए ताकि फॉरेन कैपिटल कमाया जाए। तो वो जो है तो फर्जी बताई गई, हालांकि वो अपनी जरूरियात के लिए काफी थी, तो झूठ बोला गया अवाम से। तो इन्होंने कहा कि एक्सपोर्ट की जाए। जब एक्सपोर्ट की गई, चीनी गोदाम में पड़ी रही, सिर्फ पेपर घुमा दिए गए, पेपर में शो किया गया चीनी चली गई, और इतनी ज्यादा चली गई कि चीनी की शॉर्टेज हो गई। जब शॉर्टेज हो गई तो फिर सवाल उठाया गया कि क्यों ना चीनी इंपोर्ट कर ली जाए, अब कि हमारे पास तो बची नहीं अपने लिए। तो फिर वापस इंपोर्ट की गई। लेकिन यहाँ आपको बताता चलूं कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट में क्या होता है। जब आप एक्सपोर्ट करते हैं, वो चीज एक्सपोर्ट करते हैं जो आपके पास सरप्लस हो, ताकि उसके ऊपर फॉरेन कैपिटल कमाया जाए, फॉरेन कैपिटल आए आपके मुल्क में। तो उसका तरीका ये होता है कि आपको गवर्नमेंट, फर्ज की एक बंदा कहता है कि ये चीज मुझे कॉस्ट कर रही है 100 रुपए में, और बाहर मेरा कस्टमर मौजूद है लेकिन वो 80 में मांग रहा है, तो हुकूमत उसको 20 अपने तरफ से देती है, जिसको रिबेट का नाम दिया जाता है एक्सपोर्ट्स के ऊपर, ताकि उसको कंपनसेट किया जाए। तो चीनी अपनी जगह पे पड़ी रही और हुकूमत के खजाने से डाका मारा गया रिबेट का। फिर जब इंपोर्ट की जाती है तो उस वक्त क्लेम किया जाता है कि चीनी हमें या कोई भी आइटम हमें महंगा मिल रहा है और हमें आवाम को सस्ता देना है, तो हमारी फिर कंपनसेशन की जाए, तो उसको कहते हैं सब्सिडी। तो वो फिर सब्सिडी दोबारा क्लेम की गई, पहले रिबेट क्लेम किएगा एक्सपोर्ट करके फर्जी, और फिर इंपोर्ट के नाम के ऊपर सब्सिडी क्लेम की गई कि ये हम इंपोर्ट कर रहे हैं। ये तो 2 बार खजाने पे डाका डाला गया। ये तो बहुत बड़ा और फ्रॉड बात है। यही पे बस नहीं हुई। भट्ट साहब को लाना चाहता हूँ मैं। भट्ट साहब, ये आपने सुन लिया कि ये दोनों तरीके से अवाम का जो है ना नुकसान किया गया या खजाने का नुकसान किया गया, जब एक्सपोर्ट की गई चीज उस वक्त भी, और जब दोबारा उसको इंपोर्ट किया गया इन कागजों में। तो आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे भट्ट साहब? मेरे ख्याल में ब्राजा साहब ने काफी तफसील से इस मौजू पर बात की है। मजीद इसमें इजाफा तो किया जा सकता है, लेकिन उसका कोई मकसद नहीं है। मैं एक दो चीजें जो है ना ताजा ताजा अगर इजाजत है तो मैं बात कर लूँ। जी बात अच्छा, प्रज्ञा साहब ने बड़ी डिटेल से बात की, लेकिन एक मेजर करप्शन की जो मशीन है उसका जिक्र नहीं आया वहां पे। यानी बाजी की सिलाई मशीन जिसने अरबों रुपए जो है वो प्रिंट किए हैं, कम से कम उसका भी जिक्र कर। ये तो ज्यादती की बात है ना कि आप उसका जिक्र ना करें। अलीमा बाजी की मशीन जो है, सिलाई मशीन, अलीमा बाजी की सिलाई की मशीन जो
कपड़े सीने के बजाय वो नोट प्रिंट करती है, जहां पे उठा के उसको ले जाए वो नोट के नोट प्रिंट कर रही है, लेकिन उसका जिक्र करें तो उन्हें तकलीफ होती है कि मेरी बहन की बात होती है। ये नहीं, नवाज शरीफ की बेटी, उसके मतलब कभी नानी कभी दादी कभी क्या क्या उसको अल्फाज से ताने दिए जाते हैं, बजाय इसके को तारीफ के हाँ भाई नानी बन के भी माशाल्लाह खूबसूरत भी है, माशाल्लाह खूबसूरत बात भी करती है। उस वक्त उनको तकलीफ होती है उसके मतलब कुछ कहने की। जब आपकी बाजी के मतलब जरा सी भी सिलाई की भी बात कर दी जाए तो शोर शराबा उठ खड़ा होता है। नहीं ये बात अब इसमें मसला क्या इस मशीन की महक कहानी क्या है जी? एक बात तो मैंने जो सेनेट के इलेक्शन होने जा रहे हैं जी जी इसमें इमरान खान साहब ने खुद भी फरमाया इनके जितने मशीर हैं सब वही अपने मुंह से अल्फाज अदा कर रहे हैं कि एक एक सेनेटर की बोली लग रही है 50 करोड़ से 70 करोड़ की। अच्छा। पहली बात तो ये। दूसरी बात इनके अपने एक मशीर ने फरमाया कि इस्लामाबाद में नोटों की गड्डियां बार बार के जो ब्रीफकेस आ रहे हैं सेनेटर को खरीदने के लिए। अब मैं ये सोचने वाली बात यह है कि ये खुद हुकूमत में हैं, अगर इन्हें पता है, या तो ये कहना कि जो तुक्के लगा रहे हैं 50-70 करोड़ की तुक्के हैं, अगर तुक्के नहीं है सच्ची बात बता रहे हैं तो क्या इनका ये फर्ज नहीं बनता कि जो खरीदो फरोख्त हो रही है वो इलीगल है उनको पकड़े उनको सजा दें? वहां खामोशी क्यों? वहां ये क्यों कहा जा रहा है कि सबको ओपन बैलेट होना चाहिए, ये सीक्रेट बैलेट नहीं होना चाहिए? 3.25 साल गुजर गए, 3.25 साल में ऐसा कानून क्यों नहीं बनाया गया? अब लास्ट मिनट में आकर जब उसको पता चला कि उनके पार्टी के अपने ही जो मेंबर हैं एमएनएस और एनएमए वगैरह हैं वो उनको इनके सिलेक्टेड लोगों को वोट नहीं देना चाहते तो ये कानून की बात कर रहे हैं, बल्कि उसमें ये अपने क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया है अब इसमें। और दूसरी बात इलेक्शन की ये बात हो रही डस्का है। वाले जो डस्का वाले इलेक्शन की बात है अच्छा वो कितनी इंपॉर्टेंट है। ये नहीं, पाकिस्तान की हिस्ट्री में बहुत बहुत करप्ट लोग भी आए। सबसे ज्यादा मशहूर तो जरदारी साहब को किया गया था मिस्टर 10%, पूरी दुनिया में ये मशहूर हुआ था। लेकिन उसमें भी ये हरकत कम अज कम नहीं की गई कि भाई 300 कुछ सीटों पर इलेक्शन हो रहे हैं, 300 कुछ हल्के हैं इलेक्शन के, उसमें से 22 हल्के जो एंड पे है, यानी पहले देखा 3.5-4 की हजार सी से वो जीत रहे हैं नून लीग के जो कैंडिडेट हैं। तो इन्होंने सोचा भाई अब ये ठप्पे लगाने का वक्त हो गया, बताइए इतने देर में ठप्पे तो नहीं लगा सकते ना, 20 पोलिंग स्टेशन में जाकर आप कितनी देर में ठप्पे लगाएंगे कि 3,500 की वो कमी भी पूरी करें फिर जीतने के चांसेस भी बन जाए। लिहाजा उन्होंने क्या किया कि पाकिस्तान की तारीख में डॉक्टर साहब पहली बार हुआ है अच्छा कि डब्बों समेत जिसमें वो वोट डाले जाते हैं जितना अमला था उन्हें उठा के जनाब कोई मशरक को कोई मगरब को कहीं कहीं और एंड पर जाकर रात को कहीं एक ही जगह मिले, फिर 14 घंटों के बाद वो डब्बों समेत बरामद भी हुए। इसके बावजूद पीटीआई की हुकूमत में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो जो शुरली शिवशाल मैं मुंह से निकल जाता है शुरली बार वो शिबली फराज साहब जो है शिबली साहब वो और एक और है वो गिल और डब्बू सा। अच्छा यार क्या नाम उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इलेक्शन कमिश्नर को चाहिए कि हमारे कैंडिडेट की जीत का ऐलान कर दिया जाए। अब सवाल ये पैदा होता है भाई 300 कुछ जो पोलिंग स्टेशन में उनमें नून लीग की लीड है, अब 22 जो डब्बे हैं उनको कैसे पता चल गया कि ये हमारे सारे वोट हैं हम जीत रहे हैं लिहाजा जीत का ऐलान कर दिया जाए? ये नहीं बेमानियां भी करते हैं लेकिन चूंकि कच्चे चोर हैं ना पकड़े भी जाते हैं असल में। इनका वो एक ही शोर है चोर 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 इतनी जोर से बताओ कि दुनिया भूल जाए कि हम चोरी क्या कर रहे हैं। वो लतीफा आपने सुना होगा कि किसी गांव में चोरी हुई ना तो चोर भागा उसके पीछे पीछे लोग भी भागना शुरू किए, चोर 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 करना शुरू हुए। चोर ने डाल दे के उसमें जो अमला था या जो लोग थे पीछे भाग रहे थे उनमें शामिल हो गए, वो भी चोर चोर चलाने लगा और चोर सब तो चले गए और वो भी उन लोगों के साथ बरी हो गया। ये इस पूरी हुकूमत का असल में एक मसला बन गया है। तो ये करप्शन आप कहते हैं इतनी करप्शन जनाब आप यकीन कीजिए 1947 से लेकर आज तक नहीं हुई जितनी करप्शन इस हुकूमत ने की है। और उनका मंशूर भी क्या करप्शन का था। आज भी लोग ये कहते हैं यार ये क्या चोर चोर बकवास लगा किया, तो कहते हैं भाई चूंकि हमारा मंशूर था। मेरे ख्याल में मंशूर उनका चोरी का तो था लेकिन चोरी करने का चोरी को रोकने का नहीं।
करप्शन रोकने का मंशूर नहीं था, करप्शन को बढ़ावा देने का मंशूर था, जो सामने नजर आ रहा है इस वक्त पे। करप्शन को कंट्रोल नहीं करना था उन्होंने, आप कह रहे हैं कि उसको इंक्रीज करना था, उसमें इजाफा करना था और नए तरीके जाती करना था। अच्छा, मैं प्राचार्य साहब से बात करना चाहूंगा। प्राचार्य साहब, ये जैसे किया है, तो पहले तो ये होता था जी बैलेट बॉक्स चोरी हो गए, या वहां पर उन्होंने जालसाजी कर ली, लोगों से जाली वोटिंग करा ली, या ये हो गया कि ठप्पे लगा लिए जाकर। अब ये एक नई वारदात नहीं की गई कि बैलेट बॉक्सेस के साथ ही अमले को भी अगवा कर लिया जाए, वो 14 घंटे तक उनको पता भी नहीं चले, और उस पर यह है कि पूरा इम्तियाज यह है कि साथ ये भी मुतालबा किया जाए कि हमें विनर डिक्लेयर कर दिया जाए। आप क्या कहते हैं इस बारे में? डॉक्टर साहब, भट्ट साहब ने बड़ी तफसील से इस पर रोशनी डाली, और हकीकत यह है कि इस किस्म की हटदर्मियाँ और इस किस्म की जो बातें की जाती हैं ना, वो सिर्फ आपकी तवज्जो मेन मसाइल से हटाने के लिए की जाती है। हाँ ठीक। मसलन वो आपकी ऐसी हटदर्मी करेंगे, हम इसी को टॉपिक बना के बात करेंगे, एक सीट का मामला है, तो वो तो लोगों को, दुनिया को पता चल गया कि जो नौशहरा की सीट थी उसमें क्या हुआ, जो बाकी जगहों पे क्या हुआ, ये डस्का वाला जो इन्होंने किया उसको भी आप देख लें, एक सीट का इशू है। वो खुद नून लीग वाले दूसरे भी कह रहे थे कि एक सीट का इशू इतना बड़ा है तो जरूर अहम, धांधली की तो इंतहा की, वो क्या अंधा धुंध धांधली है, धुंधा धुंध धांधली है, धुंध की वजह से धांधली हो गई है। अच्छा, तो अंधा धुंध के नहीं, धुंधा धुंध धांधली हुई है फॉग की वजह से। जी। तो बहरहाल जो बड़े बड़े इश्यूज हैं डॉक्टर साहब, जैसे भट्ट साहब ने फरमाया, आप सोचें जो इमरान खान एक वजीर आजम बात कर रहा है कि 50 करोड़ से 70 करोड़ तक, हाँ 50 से 70 करोड़ तक की बोली लग रही है। आपको पता है कि वो उसने किस बारे में कही? वो बलूचिस्तान असम्बली के ऊपर बात की। बलूचिस्तान में किसकी गवर्नमेंट है, कौन जिम्मेदार है, पूरे मुल्क पे किसकी हुकूमत है, कौन जिम्मेदार है अगर ये हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है? जाहिर बात है कि इसका जिम्मेदार, असल में डॉक्टर साहब यहाँ पे एक सवाल बनता है जो बड़ा अहम है, अगर हम थोड़ी सी इस चीज को मतलब संजीदगी की तरफ लेकर जाएं, तो वो ये है कि इमरान खान को लाने वालों को जरा सोचना चाहिए वो क्या सोच के लाए थे और क्यों लाए थे। क्या उसका यही कमाल था कि वो वर्ल्ड कप जीता हुआ है? तो अगर वो क्रिकेट का एक वर्ल्ड कप जीता है, तो उसके मुकाबले में जहांगीर खान और जानशेर खान 10-10 वर्ल्ड कप जीते हुए स्क्वाश के, और 10-10 वर्ल्ड कप नहीं, 10-10 ब्रिटिश ओपन भी जीते हुए। तो फिर तो आपको चाहिए था एक को सदर, दूसरे को वजीर आजम बना देते, या एक को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना देते। जान शेर वो भी एक स्मार्ट आदमी था, ठीक है, तो अगर स्मार्टनेस होना, स्मार्ट एक क्वालिटी है, तो फिर उसको क्यों बनाया? उसकी वजह ये तो नहीं कि उसका ताल्लुक केपीके से है। डॉक्टर साहब किसी हद तक तो आपने सही कहा, अगर वो भी पंजाब से होता तो शायद आज बच्चे बच्चे के हाथ में क्रिकेट की बजाय, क्रिकेट की बैट की बजाय वो स्क्वाश का रैकेट नजर आता। बट साहब कुछ कह रहे हैं, बट साहब क्या कह रहे हैं आप? जी बट साहब, देखें ये भी एक खासियत है ना कि जमामा एक यहूदी और एक मुसलमान जाके उसको फंसा के उससे शादी कर लेता है। बहुत बड़े यहूदी, यहूदी भी आम यहूदी नहीं, बिलियनियर्स जो यहूदी है, तो ये भी एक बहुत बड़ी खासियत है कि भाई ये इतना क्लेवर आदमी है कि किस तरह देखें वो उसने शादी कर ली वहां जाके। तो लेकिन ये जहांगीर खान ने ये तो नहीं कर सका बेचारा। अच्छा, जहांगीर और जानशेर जो है ना, जानशेर वगैरह ये तो नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब इनकी बहुत सी मिसालें, आप किस किस मिसाल देंगे? ये नैब की मिसाल सुने जिसके मतलब वो खुद ही कहते हैं। अब इनके अल्फाज कोई आप सुने, उसका पर एनालिसिस करें तो इनके करप्शन की दास्तानें हो जाती हैं। तो नैब वाले कहते हैं कि उन्होंने 365 अरब रुपए नादिंदा से इकट्ठे किए हैं। ठीक है। यानी एक मुल्क में जब इतने पैसे इकट्ठे हो जाएं भाई से, जिनको चोरी डाके या टैक्स की सूरत में या जुर्मानों की सूरत में, इसके बावजूद उस मुल्क का कर्जा बढ़ रहा है दिन ब दिन। कर्जे कम होने चाहिए थे ना। यानी इनकम अगर कहीं और से आ रही है, नैब वाले इतने सख्ती से काम ले रहे हैं, इनकम आ रही है, तो वो पैसे कहाँ जा रहे हैं? अब इसके बावजूद अगर उसमें इजाफा हो रहा है, उसके मतलब तो छोड़े, ये डैम के लिए पैसे इकट्ठे हुए थे, आज तक पता चला किसके पास है, किधर गए पैसे, कहाँ गए वो पैसे? वो चीफ साहब हमारे कहाँ चले गए? जो क्या नाम था जी उनका? निसार साकिब। निसार निसार साकिब साहब। अब मुझे बताएं, पैसे उन्होंने इकट्ठे किए तो वो खुद लेकर साथ तो नहीं गया होगा ना। जहर इमरान खान साहब उनके साथ साथ थे। जो फंड खोला गया था बैंक अकाउंट, वो दोनों का गठा अकाउंट खुला था उस वक्त, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का और उनका। तो वो कहाँ गए पैसे? याशी करके चले गए। अब मेट्रो का देखें, पेशावर मेट्रो को, जिसको ये कहते थे जब नवाज शरीफ एंड कंपनी ने या नून लीग वालों ने ये
मेट्रो बसेस का इंतजाम किया या चलाना शुरू किया। लाहौर में पिंडी वाले बहुत बाद उनमें से शुरू की, लेकिन मुकम्मल होकर जो उन्होंने बजट दिया उसको मतलब दिन रात लगा के उन्होंने वो किया। उनको चोर क्या कहता आपने अंदर बंद कर दिया हुआ है। वो खुद जो शाद हैं, जो नेक लोग हैं, पाक साफ लोग हैं, सादो को अमीन है, कितने साल हो गए? 7.5 साल ना तो वो मेट्रो मुकम्मल हो सकी और ना उसका ये पता चला, उसके स्कैंडल पे स्कैंडल आ रहे हैं और ये टाइम से टाइम ले रहे हैं, कोर्ट में जा नहीं रहे हैं। अगर इनके दिल में वो सच्चाई है, अगर उसमें कोई करप्शन नहीं हुई है, तो क्यों नहीं ये आप सामने आते हैं उनके? तो भाई ये है हमारा पूरा घटा छटा सामने आ उसको लोगों को वजाहत है कि पहले बात कर चुके हैं। इसमें तो थोड़ी सी वजाहत है कि फंडिंग हुई है बाहर से, जो पिंडी मेरे ख्याल में कुछ कह रहे हैं, मैं सुनाई नहीं दे रहा था, सॉरी। जो पिंडी मेट्रो हुई है ना, ये 27 अरब में मुकम्मल हुई थी और 11 महीने में मुकम्मल हो गई थी, अप एंड रनिंग। सर उस वक्त का जो वजीर आला था पंजाब का, वो दिन रात वहां खड़ा भी रहता था ना मरी रोड पे। अच्छा, देखता था आके बार बार उनको। अच्छा, ये इनका जो बुजदार बेचारा पता नहीं कहाँ से पकड़ के ले आए बेचारे को। अच्छा, जो पेशावर वाली है उस पर 100 से ऊपर 100 अरब से ज्यादा लग चुका है और अभी भी सही तरीके से चल नहीं रही। पता नहीं कौन कौन से उसके नकाइश जो है ना जाहिर हो रहे हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये होता है प्राचा साहब, अगर ये साधु मीन और साफ है, उनके हाथ साफ हैं और इनका करप्शन में हाथ नहीं है, तो फिर ये स्टे ऑर्डर क्यों लेते हैं? कभी हाई कोर्ट से लेते हैं, कभी जाकर सुप्रीम कोर्ट से लेते हैं, कभी इस पर तहकीक नहीं होनी चाहिए? डॉक्टर साहब ये तो बात बिल्कुल सही है कि अगर वाकई इनके हाथ साफ हैं तो इनको, लेकिन कौन कौन सी की बात आप करेंगे? आप फॉरेन फंडिंग को स्टे की बात करेंगे, बीआरटी की, मानव जुबे की, बिलियन कौन कौन सी करप्शन की बात करेंगे कि जिसके ऊपर स्टे की बात हो? मिलियन ट्री में भी करप्शन हुई है। बिलियन ट्री में तो आपको हम प्रोग्राम इस पे गालिबन कर भी चुके हैं। बिलियन ट्री में तो जो अंधेर नगरी थी वो तो आपको देखने वाली है, और अभी एक और सुनामी आने वाला है। अभी एक और सुनामी आएगा, पूरे मुल्क में बिलियन ट्रीज का नेटवर्क जो बिछाएंगे वो देखेंगे आप, उसमें जो करप्शन होती है। अच्छा, ये थोड़ा सा ये बता दें कि जो मैं पहले ये बताऊंगा कि यहाँ पर अफवाह ये भी है कि जो तकरीबन 6-7 साल हो गए हैं अकाउंट्स नहीं दे रहे इलेक्शन कमीशन को, जिसको फॉरेन फंडिंग के नाम से कहा जाता है। कितने अकाउंट्स हैं इन्होंने छुपाए हुए हैं और पाकिस्तान के स्टेट बैंक ने बता दिए हैं कि ये अकाउंट्स हैं, ठीक है जी। तो ये उनको जाहिर नहीं कर रहे, इसलिए कि सुना है कि जो फॉरेन फंडिंग है वो उसमें कुछ इंडिया से फंडिंग आई है, कुछ इसराइल से आई है, और इसलिए और फिर कुछ और भी बड़े लोगों के नाम शामिल हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब। ये तो वाकई इनकी अपनी पार्टी के लीडर हैं, अकबर एस बाबर। वो मतलब काफी अहम ओहदे पे थे, मुझे अभी याद नहीं रहा। तो वो केस लेकर गए हैं कोर्ट्स में। तो अभी पिछले दिन भी कुछ उसके सिलसिले में पेशरफ्त हुई है, लेकिन गालिबन उन्होंने अदम एतमाद का इजहार किया कि अटॉर्नी जनरल पे गालिबन। सर इस बात को भी छोड़ें, इसी फॉरेन फंडिंग के हवाले से छोटी सी अर्ज कर दूं, यानी 7 साल से ये केस चल रहा था फॉरेन फंडिंग का। इनका ये पेशगी नहीं हो रही थी, कोर्ट में कागज जमा नहीं करा रहे थे, डिटेलें नहीं दे रहे थे। लेकिन अब हालत क्या है, यानी मीडिया को इस कदर उन्होंने कंट्रोल करके रखा हुआ है कि अब फॉरेन फंडिंग में इमरान खान की पार्टी का नाम नहीं आ रहा है, वो अलहदा हो गए। इतना उन्होंने शोर मचाया, इतना शोर मचाया टीवी पर आके कि अब फॉरेन फंडिंग में नून लीग और पीपल्स पार्टी का नाम आ रहा है। अच्छा। अभी 2 महीने नहीं गुजरे, यानी इस कदर शोर मचाते हैं, इस कदर शोर। यानी जितने मशीर जितने वजीर हैं, इनको उनकी एक ही मकसद है, कोई काम दुनिया का नहीं करना है। आपने बस झूठ पर झूठ बोलना है, झूठ पर झूठ बोलना है, जितना जी चाहे झूठ बोल लो और इतनी बार बोलो और इतने कॉन्फिडेंस से बोलो कि दुनिया उसको समझना शुरू हो जाए कि वाकई ये झूठ बोले, मैं झूठ नहीं बोल रहा था। अच्छा ये बदकिस्मती छोड़े बात, ये जो ऐसे ऐसे नमूने यहाँ आए हैं, ऐसी ऐसी बातें हुई हैं। यहाँ हम यूरोप में रहते हुए हम अक्सर लोग लीज पर गाड़ियां खरीदते हैं, ठीक। तो बस 100 में से 1 या 2 ऐसे होंगे जो बेवकूफ किस्म के लोग होते हैं, वो अपनी किस्तें अदा नहीं करते और उनकी गाड़ियां जब्त उठा के ले जाते हैं, वो जिन्होंने फाइनेंस दिया होता है। यानी पाकिस्तान के क्या दुनिया की हिस्ट्री में देखे कोई जहाज किसी का लीज पर उसका किराया नहीं, तो उन्हें जहाज उठा के ले गए। वो जहाज ये भी इस मुल्क का अंदाजा करने, हंसे या रोए, इस मुल्क क्या करें इस पे। एक जहाज का पता नहीं चल रहा है कि क्या किधर है। अच्छा, दूसरा जहाज वैसे गायब हो गया। क्या हो सकता है उसको कहीं जंगल में खड़ा करके उसके पुर्जे उतार के बेच रहे हो भाई, जिसमें होते सेकंड हैंड पार्ट्स बिक रहे होंगे।
अच्छा, फिर लोग कहते हैं यार पाकिस्तान के खिलाफ बात। भाई ये पाकिस्तान के खिलाफ बात नहीं है, ना ये इमरान खान के पास बात है। ये इस कल्चर का जो कल्चर डेवलप किया जा रहा है, ये उसके खिलाफ बात है। और ये पाकिस्तान के अगर कोई हमदर्द हैं तो उन्हें ये चीजें सुनने के बाद इन चीजों पर अमल करना चाहिए, इन चीजों पर कंट्रोल करना चाहिए, ना कि हमें गद्दार या एजेंट करार दे के हमें अलहदा कर दिया जाए। कल्चर ऑफ जो करप्शन है उसको इन्होंने, आप कह रहे हैं कि मजबूत किया। अकाउंटेबिलिटी खाली ना रहा था, बाकी कुछ नहीं है। डेफिनेटली। अच्छा प्राचा साहब, आप बात करते हैं, टाइम थोड़ा रहेगा। प्राचा साहब, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे कि अकाउंटेबिलिटी के नाम पर आए, अकाउंटेबिलिटी तो हुई नहीं है, उन लोगों को वैसे पकड़कर बंद कर देते हैं, वो बाद में तहकीक शुरू करते हैं और कुछ अरसे बाद 5-6 महीने बाद या साल बाद छोड़ देते हैं उनको। तो अपने के सब बंदों को, जितने उनके आदमी हैं, इंक्लूडिंग चौधरीज हैं जो है गुजरात के, सबको सब जितने लोग कहते हैं कि करप्ट लोग अपने साथ रखे हुए हैं। तो ये क्या बात हुई? डॉक्टर साहब, जो मुझे नजर आ रहा है ना, सीधी सी बात बताऊं, बड़ी ईमानदारी की बात है कि एक सोची समझी स्कीम के तहत, एक सोचे समझे मंसूबे के तहत पाकिस्तान को तबाही की तरफ ले जाया जा रहा है। मैंने बड़े बड़े लीडरों से सुना है, हर एक पार्टी के मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू लिए सिर्फ 30 और बड़े सेकंड सोचे समझे। 30 सेकंड रह गए ना, जल्दी। तो बात यह है कि चूंकि अब इसमें कोई मशवरा देने वाली बात तो रह नहीं गई, क्योंकि मैं तो, हमें तो दुख होता है जब हम देखते हैं कि लोग तड़प रहे हैं भूख प्यास नंग धड़ंग से। और जो है तो लोअर मिडिल क्लास तो छोड़े, वो जो गरीब गुरबा से भी लोग हैं, उनकी बदुआएं आए, कुछ तो रंग लाएंगी, जुल्म तो कब तक चलेगा। अच्छा बस जनाब, यहाँ पर ही हमें कुछ प्रोग्राम अल्लाह का खौफ करें। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम सुना, बहुत से पहलू रह गए हैं, लेकिन एक बात साबित हो गई है कि जो पीटीआई गवर्नमेंट आई है या इमरान खान की जो हुकूमत है, इसने करप्शन रोकी नहीं है बल्कि करप्शन को इंक्रीज किया है। उसके अपने जो वजीर हैं वो इसमें शामिल हैं। और अकाउंटेबिलिटी एक नारा था जिसको उसने इस्तेमाल किया। सादिक अमीन का लकब उन्होंने जारी रखा हुआ है और बाकी जो है कोई तब्दीली नहीं आई बल्कि खराबियां बढ़ी हैं। इसी पर ख़त्म करते हैं। मैं इस टीम को दोबारा में लाने की कोशिश करूंगा इन फ्यू डेज टाइम, ताकि इस बात को मुकम्मल कर सकें। लुक आफ्टर योरसेल्फ एंड सी यू अगेन विद न्यू गेस्ट्स। इसी पर ख़त्म करते हैं। हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज़।